तो हरियाणा में सियासी भागम भाग। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारी हो चुकी है, रणभेरी बच चुकी है। लेकिन चुनाव के लिए बीजेपी ने जैसे ही बुधवार को अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद बवाल हो गया। यह लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी को अपने नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और कुछ अपनी नाराजगी का पर्दे के पीछे इजहार कर रहे हैं। ऊर्जा और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास नापा, कई नेताओं ने टिकट कटने पर अपनी नाराजगी जाहिर की, पार्टी छोड़ने तक का ऐलान किया। दावा किया जा रहा है कि कुल मिलाकर अब तक 20 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। किन किन नेताओं ने पार्टी को छोड़ा, अगर उनकी लिस्ट पर गौर करें तो कुछ बड़े नाम सामने आते हैं। अगर बात लिस्ट की करें तो कर्णदेव पूर्व मंत्री हैं, पार्टी को टाटा बाय बाय। विकास उर्फ भल्ले किसान मोर्चे का जिम्मा था, लक्ष्मण नापा विधायक रहे। इसके बाद नाम आता है अमित जैन, फिर इसके बाद शमशेर गिल, बीजेपी के एक और चेहरे। सीमा गबीपुर, यह भी बीजेपी का चेहरा है। सुखविंदर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा, इन्होंने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया है, बागी हो गए। इसके बाद नाम आता है दर्शन गिरी महाराज का। मगर ऐसा नहीं है, बीजेपी ने अपने बड़े चेहरों को जो रण में उतारा है उनकी लिस्ट पर भी गौर फरमा लेते हैं। नया सिंह सैनी सीएम, अनिल विज चुनावी रण में उतारा है। कृष्णलाल पर बड़े चेहरे बीजेपी के, यह वीआईपी लिस्ट है। अरविंद शर्मा हो या फिर शक्ति रानी शर्मा, पार्टी ने इन पर भी दांव खेला है। एक और दिलचस्प नाम, वीआईपी की लिस्ट में आरती राव भी शामिल हो चुकी है। लेकिन मसला परिवारवाद का भी आता है। अगर इस लिस्ट पर गौर फरमाएं तो क्या परिवारवाद के जाल में बीजेपी फंसी है? कई नेताओं के बेटे बेटियों के साथ साथ रिश्तेदारों को टिकट दिया गया। बीजेपी की पहली लिस्ट में परिवारवाद की झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। 5 बड़े नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस कटाक्ष कर रही है। जैसे कि किरण चौधरी, बेटी ऋतु चौधरी को टिकट दिया गया। दोनों मां बेटी को इनाम मिला वैसे, क्योंकि किरण को इससे पहले राज्यसभा का सांसद बनाया गया। अब इसके बाद कुलदीप बिश्नोई का नाम आता है, बेटे भव्या बिश्नोई, टिकट मिल गया। आदमपुर सीट जो उनकी महत्वपूर्ण सीट है, उसी से ही वो चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद अगला नंबर आता है सतपाल सांगवान का, पूर्व मंत्री रहे। बेटे सुनील सांगवान को टिकट दे दिया गया है। चरखी दादरी से वो मैदान में उतरेंगे। इनका भी एक दिलचस्प किस्सा है, वो आगे बताएंगे आपको। राव इंद्रजीत सिंह सांसद है, बेटी आरती को टिकट मिल गया, कामयाबी हासिल की टिकट दिलवाने में। आरती राव को अब अटेली से टिकट दिया गया है। और इसके बाद नंबर आता है करतार सिंह का, पूर्व मंत्री, बेटे मनमोहन को टिकट दे दिया गया। अगर हरियाणा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2019 के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और करीब 37% के आसपास वोट मिला, जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर सिमट गई, 28% वोट मिला। किंग मेकर साबित हुई जेजेपी, 10 सीटें मिली, अभी हालात टाइट है, 15% वोट मिला था। और अब चौटाला की पार्टी एनएलडी 1 सीट मात्र। तो यह सियासत है, हरियाणा की जनता किसके साथ है और हरियाणा में क्यों सियासी भागम भाग है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। जरा 4 बीजेपी से नाराज नेताओं के बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हरियाणा में मैं मानता हूँ बीजेपी अदर्स की 20 से ज्यादा सीटें हैं। हरियाणा में दोनों तरफ की पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान लगता है कि जो वंचित की बात करते हैं, हम डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको अगर भागीदारी मिलेगी राजनीतिक, तो हमें लगता है कि कांग्रेस हमारे ऊपर विचार
जो ये परिवर्तन हुआ है साथियों, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा है। और इतना जरूर है कि हम सोनीपत की जनता के साथ हैं, हमेशा रहे हैं और हमेशा रहे। मेरे यहाँ पर जिससे मेरे जो किसान परिवार है उनका ये निर्णय है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो उनके निर्णय को ध्यान में रखते हुए मैं चुनाव लड़ूंगा। तो हरियाणा में सियासी भागम भाग, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं, ये चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। शांत प्रकाश जाटव जी बीजेपी के चेहरे हैं, राहुल सिंह हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, अशोक कुमार तिवारी जी समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं और डॉक्टर धनोज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत जाटव जी आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? तो बीजेपी में बड़ी भागम भाग है, नहीं? एक के बाद एक नेता टाटा बाय बाय कर रहा है हरियाणा में। इससे पहले तो जाटव जी पहले कभी नहीं होता था, ये चल क्या रहा है? देखिए, राजनीति, चुनाव, आना और जाना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कुछ कार्यकर्ता पार्टी से ठीक है नाराज हैं क्योंकि पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं टिकट बांटने में, तो मैं उनको अपेक्षाएं रहती हैं, तो वो अपेक्षाओं में उनको दिखाई दिया इससे कि पहले तो कभी नहीं होता था जो अब बीजेपी में हो रहा है। किसी राज्य में आपको याद हो कि आपने टिकट काटा, उसके बाद इस तरह बगावत हुई हो कि 20-20 नेताओं ने पार्टी से कहा टाटा बाय बाय? अभी तो पहली लिस्ट है ये। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, होता है, आज होता से है। नहीं हो रहा और ये सब चीजें होती है। अभी हम लगातार 2 बार किसी और राज्य का उदाहरण अगर आप दे पाए, एक दो अपवाद नहीं, कोई ऐसा उदाहरण या थोक के भाव टाटा बाय बाय कर रहे हो? ऐसे नहीं, इस प्रकार के जो आप मेरे से पूछ रहे हैं ना कहाँ हुए, होते हैं। देखो, हर एक आदमी की, हर एक नेता की एक अपेक्षा होती है। हाँ। और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस प्रकार से मान करके चलता है कि मुझे मेरा पहला अधिकार है। ठीक बात है, पार्टी अपने तरीके से, मैं भाग्य की लिस्ट पढ़ रहा था, आपने भी देखा होगा, करण देव कंबोज पूर्व मंत्री, उन्होंने बगावत का जिक्र किया, विकास भल्ले किसान मोर्चा, लक्ष्मण नापा, ये बड़े बड़े चेहरे विधायक रहे। अमित जैन चुनाव प्रभारी रहे, शमशेर गिल आपके नेता, सीमा बीजेपी चेहरा, सुखविंदर प्रदेश अध्यक्ष रहे किसान मोर्चा के, दर्शन गिरी महाराज बीजेपी नेता। तो ये तो बड़े बड़े चेहरे आपको टाटा बाय बाय करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि माहौल कुछ बदला है हरियाणा में बीजेपी का? आप मुझे एक बात बताएं, राजस्थान में आपने वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेंगी पूरी तरीके से देखा, मगर वसुंधरा जी के हाथ से ही दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया ना। इस प्रकार के काम करने की शैली है भारतीय जनता पार्टी की। शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदारी में थे, मगर जो है वहां पर दूसरा चेहरा बना दिया गया। इसी प्रकार से तो आप ये कह रहे हैं कि नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, ये विधायक दल तय करेगा, मगर मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सब तय करते हैं, विधायक भी तय करते हैं, परिस्थितियां जिस तरीके से होती हैं उसके बाद में हमारी तो विधायकों को पता होता है कि नयाब सिंह सैनी, पुष्कर सिंह धामी ये मुख्यमंत्री बनेंगे? परिस्थितियों के साथ तिलक जी, सब चीजें परिस्थितियों के साथ। सर, आप तो कहते हो कि हमारे यहाँ सरप्राइजिंग फैक्टर है, और यही जो है सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं है। हाँ। क्यों? आपने वसुंधरा जी के, पूरा देश देख रहा था, वसुंधरा जी को खुद पता नहीं था कि जो है ना मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। तो यानी विधायकों को भी नहीं पता था, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं। तो फिर विधायक नहीं चुनते ना आपके यहाँ? आपके यहाँ फिर विधायक देखिए, आप सुने या तो मेरी बात को सुने, केवल क्वेश्चन पे आप एक बात को धैर्य से सुन नहीं सकते क्या? मैं बोल रहा हूं कि हमारे काम करने की शैली ये है, आपकी समझ में आए ठीक है, मगर आप बार बार क्वेश्चन करके और क्वेश्चन पे क्वेश्चन इस प्रकार से करके इरिटेट मत करो ना डिबेट को। शांत प्रकाश जी, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल से इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं आप? मैं तो मासूम सवाल पूछता हूं आपसे। मैं मासूम नहीं, आप जितना टेढ़ा पूछ सकते पूछे, मेरे पास हर एक चीज का जवाब है, मगर आप उसको सुने। मैंने कहा कि हरियाणा में मैं 2015 में जब चुनाव हुआ, 2014 में जब चुनाव हुआ, उस वक्त मैं हरियाणा में हांसी विधानसभा पर मैं प्रभारी था।
मगर उस वक्त में 90 में से 60 सीटें कांग्रेस के लोगों को दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो है ना वो सारे के सारे भाजपा के ही लोगों को दी गई। होता है जिस तरीके से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि माहौल आपके पक्ष में है, उसमें जीतने की अनुकूलता देखी जाती है। शांत जी, सवाल पूछ लूं सर? हाँ बिल्कुल पूछे ना। आप कह रहे हो कि आपके पक्ष में माहौल है, मुख्यमंत्री अपनी सीट से ही चुनाव नहीं लड़ रहे। क्या हो गया? दूसरी सीट से चुनाव लड़ लेंगे? नहीं, करनाल की बजाय वो लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कहीं से भी लड़े हैं। नहीं, कहीं से भी नहीं, हरियाणा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो हरियाणा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। किसी दूसरी सीट से लड़ने क्या फर्क पड़ता है? वहां से कोई और कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा। नहीं, करनाल से तब उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, तब विधायक थे ना, उन्होंने इस्तीफा दिया। पार्टी ने सैनी को इस सीट से चुनाव लड़वाया, उपचुनाव। 3 महीने बाद सैनी ने इस सीट को चुनावी मैदान को छोड़ दिया। क्यों? ठीक है, आप कह रहे हो आपके पक्ष में माहौल है, तो मैं पूछ रहा हूं ना। देखिए मैंने बताया ना कि हर एक चीज को ध्यान में रखना है, परिस्थितियों को ध्यान में रखना, वहां के किस प्रकार का जो है ना माहौल है, क्या चीज, मतलब हम हर एक सीट पर जीत चाहते हैं और जीतने के लिए हम हर तरीके से उस तरीके से चिन्हित करते हैं जहां पर हम हर हालत में जीते हैं और उसी प्रकार के कार्यकर्ताओं को भी चुनाव करते हैं। राहुल जी, कल तक आप लोगों के घर की बीमारी अब जो है बीजेपी को भी अपनी चपेट में ले रही है। नहीं, आपके यहां रोज पढ़ते थे ये बागी, ये बागी, ये बागी, ये बागी। तिलक भाई नमस्कार जी। सारे दर्शकों को, हमारे पैनलिस्टों को, सबको नमस्कार। बात सही है। देखिए जिस तरह से मास रेजिग्नेशन हो रहा है बीजेपी में, हरियाणा के अंदर में, तो इस तरह से दिख रही है। देखिए ये पार्टी के जो सरकार चल रही है, सरकार के बीच में जो संवाद है, जो समन्वय होना चाहिए, वो नहीं है। लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मिलते नहीं है, एमएलए के पास जाओ तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मंत्रियों के काम नहीं हो रहे हैं। तो ये जो पूरी तरह से जो एक ब्यूरोक्रेट पे जो एक कब्जा कर रखा है, ये सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा बात बन गई क्या? अब ये तो देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन इनके नहीं, समय नहीं बताएगा। आप उनके घर के मजे ले रहे हो, तो वो भी तो बता रहे हैं ना कि आपके घर तो इतने गुट बने हुए हैं। और ये मत बोलिएगा कि हमारे यहाँ कोई गुट नहीं है, हमारे यहाँ एक ही गुट है, वो सबको मालूम है। लेकिन 66 सीटों पे नाम ऐलान हो चुके हैं और 24 के लिए कमेटी बनी है, तो हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ कौन मुंह फुला के घूम रहा है, आप बताइए। अच्छा, मुंह फुला के तो इनके यहाँ रो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? चलिए, सरकार भी बना रहे हो तो मुख्यमंत्री का नाम बताओ ना। अब ये तो पता चलते ही आपको बता दूंगा तिलक भाई। मैं आपको भी नहीं मालूम? मतलब हुड्डा फाइनल नहीं है ना? मतलब इसका मतलब है कि वो लोग मिलकर आपस में डिसाइड करेंगे, जो भी। कौन मिलकर करेगा डिसाइड? हरियाणा के जो लीडर्स हैं, जो सेंटर में मतलब मान रहे हो ना गुटबाजी है? देखिए, हम कह रहे हैं कि अच्छा नेतृत्व चलाने के लिए गुटबाजी करना क्या बुरा है, लेकिन एक नेक्सस जो बना के जो बीजेपी रखी है, आज देखिए अगर सब कुछ हरियाणा में कोई किसान का मुद्दा नहीं होता, अग्निवीर का मुद्दा, 86 लाख ऐसे वोटर्स हैं जो पहले 18 से 29 एज में हैं, या 18 से 29 साल के एज ग्रुप में 46 लाख वोटर हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे देखिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी के यहाँ करोड़ों रुपए पाए गए थे। तो करप्शन, तो यूथ पूरा अगेंस्ट में है, किसान अगेंस्ट में है, अग्निवीर का मुद्दा लेके आम आदमी पार्टी के साथ क्या फाइनल हुआ राहुल जी? जी, आम आदमी पार्टी के साथ अब तो ये सीट का बंटवारा आप देख सकते हैं। नहीं, मतलब राहुल गांधी चाह रहे थे ना कि गठबंधन हो जाए, और आप लोग चुनाव भी जीत रहे हो, बड़ी दिलचस्प बात है डॉक्टर मनोज। चुनाव जो पार्टी जीत रही है, जिसको मालूम है कि हम चुनाव जीत रहे हैं स्वयंभू, और वो पार्टी चाह रही है कि वो दूसरी पार्टी से गठबंधन कर ले। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक उदार दिल रखते हैं और एलओपी है, मतलब वो जितना जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको वो रिप्रेजेंट कर हमारे लीडर हैं। तो ठीक है राहुल जी, ये बोलिए ना, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, खुलकर बोलिए। नहीं, क्यों? हम कह रहे हैं कि हमारे लीडर अगर तय कर रहे हैं और अगर एलओपी चाहते हैं कि साथ में मिलकर लड़े, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सर, एलओपी संसद के अंदर ठीक है, संसद के बाहर एलओपी नहीं चलता है। लेकिन ठीक है, अगर उनकी मर्जी है, पार्टी को अगर कोई दिक्कत नहीं है दोनों पार्टियों को, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, किसी और को नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, चुनाव जीत भी रहे हो, गठबंधन भी चाहते हो, सीधा बोलो। आम आदमी पार्टी से डर लगता है ना थोड़ा। धनोज जी, जो है धनोज जी, चल क्या रहा है हरियाणा में? वहां भागम भाग
ये चाह रहे हैं कि गठबंधन कर लो, आम आदमी पार्टी देख रही है, कह रही है कि आप बताएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद चावला जी। तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और आपको भी चावला जी और इंडिया वाइज को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस डिबेट का मैं हिस्सा हूँ। आज आपने मुद्दा बहुत अच्छा रखा है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों की स्थिति एक जैसी है। दो लाइन से शुरुआत करता हूँ। अब तो गैरों से नहीं अपनों से डर सा लगता है। अब तो गैरों से नहीं अपनों से डर सा लगता है। टिकट ना मिलने पर दोस्त भी दुश्मन सा लगता है। दोस्त भी दुश्मन सा लगता है। आज तो अशोक भाई आप भी खुश होंगे कि डॉक्टर धनोज कुमार आज जो है कांग्रेस बीजेपी दोनों को एक तराजू में रख रहा है। देखिए दोनों की स्थिति अगर तक कहाँ रखते थे? करेंगे नहीं मैं बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। मैं उनके चेहरे पे खुशी आ गई। हमारे माय डियर अशोक तिवारी जी खुश हुए, अभी वो बोलेंगे हमारे पास। देखिए हरियाणा की अगर बात करते हैं तो एक जैसा हाल है बीजेपी कांग्रेस का, क्योंकि आपने अपने विश्लेषण में अपने बुलेटिन में कह ही दिया कि टिकट, मैंने भी अपने शेर में कह दिया, टिकट नहीं मिलने के कारण बहुत सारे लोग इनके बीजेपी के इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यह ताल ठोक रहे कि हम सरकार बना रहे हैं। और कांग्रेस की स्थिति देखिए कि इनके पास कोई जिताऊ नेता नहीं है। इनके पास एक भी जिताऊ नेता नहीं है कि जो यह कह सके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी। इनके यहाँ बड़े बड़े नेता हरियाणा में, आपने लिस्ट नहीं देखी क्या? बोलने तो दीजिए, जब आप हमको मौका दिया तो बोल लेने दीजिए। नहीं आप कह रहे हैं ना कि हरियाणा कांग्रेस में चेहरे ही नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूँ, जिताऊ चेहरा नहीं है। मैं तो चेहरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि इनके यहाँ सरकार तो लोकसभा में पांच कमल ही क्यों खिले फिर? मैं वही तो बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आ रहा हूँ ना उस पर। मैं समय दीजिएगा तो मैं दूंगा जवाब, पहले बोल लेने दीजिए। भाजपा का तो स्थिति मैं बोल दिया, तो कांग्रेस पर भी बोलने दीजिए मुझे। ये कह रहे हैं कि मुझे केजरीवाल प्यारा लगता है। केजरीवाल, राहुल गांधी जी को प्यारा लगता है केजरीवाल। कह रहे गठबंधन कर लो। और हरियाणा के कांग्रेस के नेता, चाहे वो जो भी हो, आप हुड्डा जी को कह लीजिए, चाहे सुरजेवाला जी कह लीजिए, शैलजा जी कह लीजिए, वो सब कह रहे स्थानीय लीडर की नहीं जी, ना बाबा ना, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर यहाँ के लोगों के बीच में किस मुंह से प्रचार करोगे कि कई हरियाणा में भी एक बोतल पर एक बोतल फ्री तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी हरियाणा के विषय में कहा जाता है, पंजाब हरियाणा का जब जिक्र आता है तो लोगों के जहन में सबसे पहले शराब की बात आती है। तो क्या बात करो धनुष जी, इनके स्थानीय क्या बात कर रहे हैं आप? अरे 1.3% मास उनका है इंडिया का। कैसी बात कर रहे हैं धनुष जी? आप 15% उगाते हैं खाना। आप हरियाणा और पंजाब को जानते हैं? आप जानते हैं हरियाणा पंजाब को? आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बात किसने कही कि हरियाणा पंजाब का जिक्र आते ही शराब जहन में आती है? अरे मैं हरियाणा पंजाब दोनों की बात की। नहीं तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? वहाँ की जनता, आपके जहन में किसान नहीं आते क्या? मेरे आते हैं। नहीं तो फिर आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? तो मैं किसान पे भी आऊंगा। नहीं किसान पे आएंगे, लेकिन आप प्लीज संयम के साथ तो दीजिए मुझे। आप संयम के साथ नहीं तो आपको किसान याद नहीं आए क्यों? जब बिहार सरहद पे खड़ा होने वाला फौजी याद नहीं आया? मुझे हरियाणा पंजाब का जिक्र करते हैं आप। मुझे बोलने तो दीजिए धनोज जी, थोड़ा संयम के साथ ना। पहले शब्द वापिस लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। ये शब्द वापिस लीजिए। मुझे घोर आपत्ति है इस पे। आप कैसे, आप उल्टा पंजाब चला रहे हो क्या? आपत्ति होगा। मुझे हरियाणा के नौजवानों के प्रति चिंता है। मुझे जो हरियाणा के, सुन तो हरियाणा के खिलाड़ी नहीं दिखाई देते आपको? हरियाणा के खिलाड़ी नहीं दिखाई देते आपको? सर मुझे बोलने तो दीजिए। नहीं धनोज जी, ये बात गलत है। शब्द वापस लीजिए। आप कैसे यहाँ पे साबित कर सकते हो कि हरियाणा उल्टा पंजाब है? अरे मैं तो कह रहा हूँ मुद्दा ही यही चल रहा सर। आपको खिलाड़ी नहीं दिखता, आपको किसान नहीं दिखता, आपको अग्निवीर नहीं दिखता, इस पर मैं आऊंगा। मुझे बोल लेने दीजिए। लेकिन ये जो भाजपा आपत्ति है। नहीं बिल्कुल आपत्ति है इस पे। ओ सर आपकी आपत्ति मुझे बोलने तो दीजिए। आपकी आपत्ति पे मैं आऊंगा ना। शब्द वापस ले लेने से क्या वहां के नौजवान नशे से मुक्त हो जाएंगे क्या? हरियाणा पंजाब के मेरे शब्द वापस ले लेने से क्या वहां पर नशे से मुक्त हो जाएंगे? मुझे दीजिए जवाब। मैं तो भाजपा कांग्रेस और जो भी जेजेपी है सबसे पूछता हूं। सरकार भाजपा बोलिए ना, भाजपा ने फैला के रखा हुआ है।
अरे सर जी मैं तो बोलने दीजिए, राहुल जी बोलने दीजिए ना मुझे। अरे चावला जी रोक रहे हो, आप भी रोक रहे हो। मैं रोक नहीं रहा, मेरे को शब्दों पर आपत्ति है। मनोज जी बिल्कुल आपत्ति है। सर मैं क्यों बोला, मुझे बोलने तो दीजिए, एक पत्रकार को बोलने तो दीजिए, क्यों बोला, मेरी चिंता आपको हरियाणा के युवा दिखाई दे रहे हैं कि वो नशे की गिरफ्त में हैं। सुनिए बिहार में किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? तो मैं आधार बता रहा हूँ ना सर जी, आधार बता रहा हूँ मैं, मुझे बोलने देंगे तभी तो आधार आएगा कि आज पंजाब हरियाणा के नौजवान जिनको एक शिक्षित होने के बावजूद नौकरी नहीं है, ठीक है, कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की भी सरकार है, अभी दोनों दल तैयार है कि हम सरकार बनाएंगे। 5 साल चला गया, अब 5 साल आने वाला टर्म जो है उसमें ये लोग नौजवानों के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा। ये भागम भाग क्यों है? सुनिए ना, किसी दल ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि मैं इतना नौकरी दूंगा, इन क्षेत्रों में दूंगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी आप नारे लगा रहे हैं। मैं क्यों एक अशोक तिवारी जी, नहीं नारे नहीं लगा, आप नारे लगा, अभी आपने अंबाला में शराब बढ़ते हुए नहीं देखा, जिंद में सुनिए, जिंद में शराब बढ़ते हुए नहीं देखा, नशाखोरी की बात करके एजेंडा चेंज कर दिया हरियाणा पंजाब। मैं वही तो बता रहा हूँ, अशोक तिवारी जी बहुत देर से वेट करें। अशोक जी, गुरुग्राम में शराब बढ़ते हुए नहीं देखा आपने किसान रैली में शराब बांटते हुए नहीं देखा क्या? बीजेपी देखा, चुनाव में शराब बढ़ते हुए नहीं देखी आपने? किसान रैली में नहीं बट रहा था, चुनाव में एक मिनट रुक जाओ, किसान रैली में नहीं बट रहा था हरियाणा में। एक मिनट प्लीज, इस तरह से नहीं, ऐसे तो बॉलीवुड में क्या होता है जो बार बार दिखा रहे थे। सर मैं तो कह रहा हूँ नशा नहीं है क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, वहां के नौजवानों को आज अशोक तिवारी जी रहेंगे। अशोक तिवारी जी, मैं इस विषय पर अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जी सर। अशोक तिवारी जी, वो आपके गठबंधन का कुछ फाइनल, गठबंधन कह रहा हूं, और जो टिकट की डिमांड कर रहे थे आप लोग हरियाणा में कि इतना दे दो, महाराष्ट्र में इतना दे दो, गिव एंड टेक, वरना फिर 50-50 की पार्टनरशिप कैंसिल यूपी में। देखिए मैं उस पर आऊंगा। हाँ पहले संक्षेप में अपनी बात रख लूं, अगर आप कहें तो। जी, मैं कहना चाहता हूं हरियाणा एक बहुत प्रोग्रेसिव राष्ट्र है, प्रदेश है हरियाणा, हरियाणा एक बहुत प्रोग्रेसिव प्रदेश है और उसमें तरह तरह की विविध चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है तो खेल में उसने कितने पदक प्राप्त किए, किसान कितना अच्छा किसान वहां का है, कितनी अच्छी पैदावार होती है, तमाम चीजें हैं जो कि हरियाणा को जानी जाती हैं। तमाम वहां के सेना में हमारे लोग हैं, शहीद हुए हैं, ये बातें हैं, गौरव है, एक गौरवपूर्ण प्रदेश है हरियाणा। सच्चाई कहना चाहता हूं, हरियाणा को कुछ मिला नहीं है, सरकार तो भाजपा की रही है, लेकिन हरियाणा को वो सम्मान नहीं मिला है जो सम्मान हरियाणा को मिलना चाहिए। सच्चाई ये है कि आज 4 साल की नौकरी सेना में दी गई है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज खिलाड़ियों का अपमान हुआ है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आज किसानों को, जी मैंने गठबंधन पे सवाल पूछा। अच्छा मैं और बोल दूं, किसानों को पीटा गया है, ये भी एक सवाल है। इन्हीं सब वजहों के कारण, इन्हीं सब कारणों से भारतीय जनता पार्टी आज बैकफुट पर है हरियाणा में, और बैकफुट होने की वजह से जब जनता दूर चली जाती है एक सी पार्टी से तो उसमें अंतःकलह होता है। अशोक कुमार जी, मैंने पूछा आपके गठबंधन का क्या सीन है? जी अब मैं देखिए, आपका जो विषय था उस पर इतना बोलना आवश्यक था। अब आपका सवाल जो है उस पर आता हूं। आपका जो सवाल है वो अच्छा सवाल है। वहां पर अगर देखा जाए तो हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है, उत्तर प्रदेश में मजबूत है। कर रहे थे सर, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। आपने कहा हरियाणा और महाराष्ट्र में टिकट दे दीजिए कांग्रेस से, उसी पर मैं आ रहा हूं। अगर हम टिकट कहीं मांगते हैं या टिकट का कहीं प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें जीतने का और भाजपा को हराने का पहला संकल्प होता है। भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से कड़ी चुनौती दी जाए, अधिक से अधिक सीटें हराई जाए, अपनी सरकारें बनाई जाए। आपका हरियाणा में तो कोई आधार ही नहीं है ना, कोई अस्तित्व नहीं है। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूं स्पष्ट रूप से, हरियाणा में अगर कोई आधार ही ना होता, कोई अस्तित्व ना होता तो हम क्यों कहते कि हम हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे? लेकिन हरियाणा में इसका मतलब ये हुआ ना, इस हाथ दे उस हाथ ले वाली रणनीति पर है, वरना फिर आप उपचुनाव में भी इनको टिकट नहीं देंगे क्योंकि ड्राइविंग सीट पर आप वहां हैं यूपी में। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं,
हरियाणा में पीडीए का अच्छा खासा प्रभाव है, किसानों का अच्छा खासा प्रभाव है, युवाओं का अच्छा खासा प्रभाव है, और हमारे नेता माननीय यादव जी किसानों में लोकप्रिय हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं, पीडीए में लोकप्रिय हैं। आज देश उनकी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है, और कांग्रेस भी हमारे पीडीए के फार्मूले को अपना करके सामाजिक न्याय की बात कर रही है, जाति जनगणना की बात कर रही है। आपका ये फॉर्मूला कॉपी कट पेस्ट किया राहुल गांधी ने? कभी कांग्रेस ने कभी किया हो बता दीजिए, कभी जाति जनगणना की बात करी हो? आज कर रही है। हाँ। आज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं राहुल गांधी। पूछ लेता हूं, राहुल गांधी वो कर रहे हैं जो हम चाहते हैं। तिवारी जी कह रहे हैं इससे पहले तो कभी आपने जातियों की बात नहीं की, आज जातियों की बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इस बात को स्वीकार कर चुके हो कि अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है उसमें दम है, और अखिलेश यादव के नारे को कॉपी कट पेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। ठीक, राहुल जी जल्दी जी जी जी, मैं कह रहा हूं कि हमें कोई गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, जिसका भी किसी भी बेहतरीन आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हाँ। हमें यही तो मेजर कंप्लेन है कि अगर विपक्ष कुछ बेहतर कहता है तो आप क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? जो नहीं फायदेमंद लगे उसको छोड़ दीजिए ना, अच्छी चीजों को हमें इम्प्लीमेंट करना हरियाणा चाहिए। में भी हिस्सेदारी चाहिए और महाराष्ट्र में भी। अब ये तो देखिए, ये तो नेतृत्व तय करेगा, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं तो फिर आपके यूपी में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ये कह रहे कि 50-50 की पार्टनरशिप होनी चाहिए। आपकी यूपी में इतनी हैसियत है जो आप 5 सीटें मांग रहे हो? अब देखिए, सीटों का बंटवारा तो कैसे होता है, कहाँ होता है, आपको पता है, तो मुझे नहीं जानकारी है इस बात की। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं जानकारी है। नहीं, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ होता है फाइनल। अब ये तो आपको पता ही है, कहाँ शीर्ष के नेता है वो तय करते हैं। हाँ, तो फिर ये आपके नेता बयान क्यों दे रहे हैं 50-50 पार्टनरशिप? अशोक तिवारी फिर इस हिसाब से सही डिमांड कर रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में? उन्हें शायद पता होगा, मुझे नहीं जानकारी है इस बात। नहीं, अशोक की डिमांड है ना आपकी महाराष्ट्र और हरियाणा की? बिल्कुल डिमांड हमारी है। हाँ। और सही डिमांड है। सही मायने में चुनाव जीतने के लिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए हम साथ में हैं और मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन को ताकतवर बनाएंगे। इन्होंने अगर मान लीजिए कि हरियाणा में आपको कुछ नहीं दिया और महाराष्ट्र में वो अखिलेश वाला सीन हो गया, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। इस बार नहीं आएगी, जहाँ तक हमें उम्मीद नहीं आएगी। इस बार पक्का नहीं आएगी अशोक जी, क्योंकि मुझे बड़ी ठेस पहुंची थी। अगर किसी कोई हमारे अगर पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह से बोल दे अखिलेश तो मेरे को बड़ी व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंची थी। इतने बड़े नेता को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल। तो अब वो स्थिति ना आए, वो नौबत ना आए, तो फिर उसके लिए भी तो कुछ प्लान होगा ना आप लोगों का, क्योंकि इनके नेता तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 50-50 चाहिए, बराबर की पार्टनरशिप। तिवारी जी राहुल गांधी जी बहुत बुद्धिमान नेता है। हाँ। ऐसी कोई स्थिति नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। धनोज जी, आपको लगता है कि स्थिति नहीं आएगी गठबंधन की राह पर, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ? फिर शांत प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये अशोक तिवारी जी और राहुल जी तो अभी बोल गए कि हमें नहीं मालूम है। हाँ। जब ये लोग पार्टी में, तो इनको मालूम है कि जो शीर्ष नेतृत्व चाहते वही होता है। हाँ। विधायक दल की बैठक ये सब नाम का होता है, टिकट बंटवारा नाम का होता है, बायोडाटा जाता है, वो अलग बात है। लेकिन कितने सीट लेने, अगर राहुल गांधी जी इनके नेता अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सर्वे सर्वा अगर कुछ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ बात है। और ये लोग अभी गोल गोल घुमा रहे हैं। टकराहट तो है ही, टकराहट इसलिए है कि बार्गेनिंग है, बार्गेनिंग चल रहा है। इनकी जो गठबंधन विचारधारा नहीं है, बार्गेनिंग की है। मैं ये कहूंगा कि अभी एक विधायक एमएलए वो बोले बीजेपी में हरियाणा के अंदर में, क्या आप टिकट नहीं देंगे तो हम कहीं और से ले लेंगे। वो दिल्ली गए, अमित शाह से डायरेक्ट टिकट लेके आ गए, तो इनकी जितनी हेकड़ी थी सब निकल गई है। जो बीजेपी का स्टैंड और वो सब था ना कि 56 इंच की छाती है, वो सब पता चल गया है। और बाकी दूसरे पार्टी में फूट डालने की जगह हम इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, हमें अपना खुद को बहुत बड़ा बनाने का शौक नहीं है। हमें जो एक सूत्र में बांधे हुए हैं वो अभी आपने बोला कि मुझे जनता के मुद्दे हैं, आपने बोला मुझे प्राइस का, आपने बोला करप्शन का। देखिए, हमें इन सारे मुद्दों पे
जनता के आपने बोला मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। कोई खिलाड़ी है जो बिना अवार्ड के लिए खेल खेलता? आप बताइए ना, हरियाणा को बता दीजिए। हरियाणा को स्पोर्ट्स में कितना करोड़ रुपया दिए थे? अरे गुजरात को 700 करोड़ रुपया मिला, हरियाणा को 60 करोड़। बताइए ना, मेडल हरियाणा से आता है, गुजरात को 700 करोड़ मिल जाता है। अभी वही बात है, हरियाणा देखिए आप जनता के उनके जनता के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हैं, इसलिए आपने किसानों पर गोली चलवाया है उनके रास्ते में। बीजेपी को मैं कह रहा हूँ, उनको आप बीजेपी को डिफेंड कीजिए सर, आप पत्रकार हैं अगर तो आप बीजेपी को बेकार डिफेंड कर रहे हैं। आपके सवाल पर आज जो हरियाणा के मुद्दे हैं मैं सुनिए ना, सवाल पर सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बोला आप आपको बताइए हरियाणा में अभी कौन सरकार था 5 साल, ये बताइए भाई साहब। उन पे बात कीजिएगा ना सर। हरियाणा में आप देखिए, आप जो गणित लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो बोले कि कांग्रेस बराबर बीजेपी, ये गणित फेल हो चुका है सर। अरे कब तक कहना चलाइएगा? आप देखिए, उनके बोलते मिनिस्टर ने कहा था बात में उलझ जाते हैं। जोसेफ गोबेल्स या कुछ नाम था उसका, कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है। सुनिए झूठ पर कुछ नहीं बार बोलने से ना सच जैसा लगने लगता है। यही आप लोग का फिलॉसफी है। अरे आज भी योगी जी जाके कैसे बोलते हैं, क्या महिलाओं पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है? शर्म आता है? हर जिले में रेप होता है, अब पुलिस सहयोग करती है, FIR नहीं लिखती है। अरे शैलजा, इसलिए बीजेपी के कुकर्मों को आप छिपाने की कोशिश नहीं करें, जनता में उजागर हो चुका है। तो जनता जवाब देगी। हरियाणा हिसाब मांग रहा है और हिसाब देना चाहता है हरियाणा, वो ले लेगा। आप आपस में लड़िए और बीजेपी पार्टी आपस में लड़ने दीजिए। आप डिफेंड कीजिए, आपको बचाए नहीं बचेगा, कांग्रेस आपसे बचाए नहीं बचेगा सर। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कर दिया गया। हरियाणा के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी है कहाँ? राहुल गांधी प्लीज एक सेकंड, शांत प्रकाश यादव जी रहेंगे। यादव जी को पूरा चला रहे थे। 1 मिनट राहुल जी, 1 मिनट। विषय हरियाणा है, आप लोग पता नहीं कहाँ पहुंच रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ ले जाते हैं। ये धनोज जी एक्सपर्ट है इस मामले में। मैंने उल्टा मैं लेकर जाता हूँ, ये गए मैं तो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को खोज रहा हूँ। नहीं, प्रियंका वाड्रा की चर्चा नहीं है। 1 मिनट प्लीज धनोज जी प्लीज 1 मिनट। शांत प्रकाश यादव जी जी सर, वो आप जो बार बार जो विपक्षी पार्टियां, खास तौर पर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, आप उनको परिवारवाद की परिभाषा समझाते हैं। ये बीजेपी की पहली लिस्ट देखी आपने हरियाणा की? देखिए है, उसमें परिवारवादी वाले चेहरे देखे आपने? कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियों रिश्तेदारों को टिकट बांट दिए गए पहली लिस्ट में। देखिए, हमारी परिवारवाद की जो डेफिनेशन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, उसको आप अच्छी तरह समझें। जिस तरीके से वो बीजेपी का पूछ रहे हैं सर, आप कांग्रेस का समझाने लगे। ये कौन सा मतलब हमको समझ में नहीं आता, ये निंजा टेक्निक कैसे सर? राहुल जी, वो आपके बीच में नहीं बोले ना, उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। नहीं बोलेंगे सर वो बीजेपी के बारे में। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद में उनके बेटे जो हैं वो लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है। और चुनाव ये बेशक से PDA फार्मूला पे और सब पे लड़ेंगे, मगर मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री अखिलेश ही बनेंगे। तो इसको कहते हैं परिवारवाद। यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो अपने बेटे को कुर्सी सौंपे, वो परिवारवादी है। किसी तरीके से कांग्रेस की भी स्थिति है। तो जैसे चिराग पासवान को कुर्सी मिली, तो इसका मतलब वो परिवारवाद के आधार पे मिली। मैंने बताया ना, जैसे अनुप्रिया पटेल को कमान मिली, तो वो भी परिवारवाद के आधार पे मिली। वो काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं, वो परिभाषा अलग। आज मैं बता रहा हूँ जैसा एग्जाम वो लोग काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में। अच्छा, मुझे एक बात शांत प्रकाश राहुल जी, अभी रुकिए। इसी आधार पर तो फिर जयंत चौधरी जो हैं वो कहाँ फिट बैठते हैं? ठीक बात है, बिल्कुल। जयंत चौधरी अपने पिताजी के, जो उनके पिता और उनके भी पिता जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उसके बाद में उनके पिता जो है वो उस वक्त में उन्होंने सरकार पार्टी चलाई, और अब जयंत चौधरी जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मगर भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग नहीं है।
कौन पार्टी में सर? ब्रिजभूषण सिंह का बेटा किस पार्टी में सर? राहुल जी तो क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया क्या? नहीं डायरेक्ट एक मिनट, राजभर जी के बेटे भी वो अभी रुक जाइए राहुल जी, नहीं शांत प्रकाश जी नहीं, शांत प्रकाश जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अगर आप बीजेपी की पहली लिस्ट पर गौर फरमाएं तो उसमें परिवारवाद की झलक दिखाई देती है। बीजेपी ने अपने 5 बड़े नेताओं को, बेटे बेटियों को टिकट दे दिया। कैसे? मैं आपके सामने उदाहरण रख देता हूं, पूरा वक्त आप ही को आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं, मेरे पास है, सबके नाम भी मुझे पता है। नाम पढ़ के बताइए। किरण चौधरी, उनकी बेटी जो है, एक बात है, हाल ही में शामिल हुए, आपने रितु चौधरी को टिकट दे दिया। माता किरण चौधरी को जो है कांग्रेस छोड़ने का इनाम मिला, दोनों माँ और बेटी को, है ना, और राज्यसभा भेज दिया आपने उनको, और टिकट भी दे दिया बेटी को। तो ये परिवारवाद नहीं है? देखिए, परिवारवाद में कुलदीप बिश्नोई के बेटे को आपने टिकट दे दिया। क्या इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? पूर्व मंत्री सर, अब लिस्ट देखिए ना, मैं तो छोटे मोटे नाम थोड़ा ना ले रहा हूँ सर आपके। नाम आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, क्या इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? दादरी से मैदान में उतार दिया आपने। ये कौन सा? एक सतपाल के बेटे 3 दिन पहले ही जेल सुप्रिंटेंडेंट, और वही सुप्रिंटेंडेंट जिन्होंने 6 बार जो है बाबा राम रहीम को पेरोल दी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, क्या वो अपराध किया उन्होंने? बिल्कुल। क्या वो अपराधी हैं? बिल्कुल। क्या उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? पेरोल से छोड़ा जाता है सर। इंद्रजीत सिंह, क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट, क्या तर्क हुआ कि किसी को पेरोल दे दिया? राहुल जी, एक मिनट, राहुल जी, या तो आप सवाल कर लीजिए या मुझे करने दीजिए। नहीं, आप कर लीजिए तिलक। अगर सवाल में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। एक मिनट जी, ये सांसद राव इंद्रजीत, अगला नाम, बेटी आरती को टिकट देने, मतलब उनको भी कामयाबी मिली बेटी को टिकट दिलवाने में, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। वो अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं। अच्छा। और उनके बच्चे उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके वजह से टिकट मिला है। पूर्व मंत्री करतार सिंह के बेटे मनमोहन को भी टिकट दे दिया गया। सुन लें, ये परिवारवाद नहीं है क्या? रमेश जी, उनके भतीजे, उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके चाचा, उनके बड़े चाचा, वो टिकट ले रहे हैं, इसको कहते हैं परिवारवाद। पूरा का पूरा देखा ना, पूरा कुंडवा जो है ना पार्लियामेंट में पीछे बैठा हुआ होता है, इसको कहते हैं परिवारवाद। अच्छा, तो ये परिवारवाद नहीं है। देखिए, ये लोग जो काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी में जुम्मा 2-4 दिन पहले आए, आपने उनको टिकट दे दिया, तो आप जैसे जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनका क्या? 2 दिन पहले अगर आए हैं सर, अरे जुम्मा कोई हमारे पास में आए हैं, तो हमारे साथ, हमारे पास में तो मध्य प्रदेश के सिंधिया जी भी आए और सरकार भी बनी। हाँ? सरकार बनाई, तो जो प्रभावशाली लोग हैं जो हमारे नाम देंगे आ रहे हैं, हमें अगर वो राहुल जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए अशोक जी। जो मेरी बात पूरी हो गई, आपने तो केवल क्वेश्चन मांगे, आपने मेरी बात को सुना। मतलब यहाँ पर मुझे केवल जो है डिफेम करने के लिए बैठाते हैं, ये कर दिया और वो कर दिया, मेरी बात को नहीं सुनेंगे। 1 मिनट अशोक जी, आ रहा हूं, पहले शांत प्रकाश जादव थोड़ा शांत हो जाएंगे। शांत जी, शांत नहीं हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, आप बात पूरी होने नहीं देते, उससे पहले दूसरा क्वेश्चन। अरे मैंने जो आपको बताया, अभी आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं और तुरंत चलो जी उसके पास कि मैंने तो शांत प्रकाश की बखिया उधेड़ दी, तालियां बजाना बाद में देखा भाजपा वाले की क्या बैंड बजाई मैंने आज। ऐसे नहीं चलती है डिबेट। तिलक जी, आप डिबेट में अच्छा बोलते हैं, मगर आपको लगता है अच्छा बोल रहे हैं, मगर इनफैक्ट क्या है कि क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, बेशक से आप कितने सख्त क्वेश्चन करें, मगर उसको सुने, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करें ना। केवल एक दूसरे का विरोध करने में हम अपना समय जाया कर रहे हैं। आपने मेरे से परिवारवाद के बारे में कहा, परिवारवाद के बारे में आपने अच्छी तरीके से सुन लिया कि किस तरीके से अखिलेश जी का परिवार जो है लोकसभा में भी बैठा हुआ है और विधानसभा में भी बैठा हुआ है, इसको परिवारवाद कहते हैं। ठीक उसी तरीके से किस तरीके से अनवरत जो है राहुल गांधी जी का परिवार जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बैठा हुआ है, इसको परिवारवाद कहते हैं। जो लोग प्रभावशाली लोग हमारे साथ में हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को अगर टिकट दिला रहे हैं और हमें लगता है कि वो प्रभावशाली हैं और वो जीतेंगे, उनका स्वागत है। इस वजह से कि एक परिवार के हैं और इस वजह से वो इनको टिकट नहीं देना, क्यों नहीं देना? अगर वो प्रभावशाली हैं, वो नौजवान, उनको टिकट मिले, वो जीत करके आए,
हमें सहयोग करने के लिए आने, उनका स्वागत है। शांत प्रकाश जी, अब सवाल कर सकता हूं सर? आप बिल्कुल करें। तो इसको परिवारवाद नहीं कहते ना? इसको परिवारवाद नहीं कहते, नहीं कहते इसको, हाँ, इसको परिवारवाद नहीं अशोक कहते। जी पहले, अब आप फिर उसके बाद राहुल जी आ रहा हूं। बता दी राहुल जी जी तिलक भाई, नाराज हो गए शांत प्रकाश जी हमसे? तो नहीं, नाराज भाई, नहीं हुआ। तिलक भाई, मेरे साथी तिलक भाई, हैं, हम काफी वर्षों से, काफी लंबे समय से बैठते हैं, तो मेरा भी कहने का अधिकार है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप काबिल प्रवक्ता हैं, आपकी काबिलियत में मुझे कोई संदेह नहीं है। आप संतुष्ट हो गए बोल करके, अब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी, मैं बहुत सरल शब्दों में, कम शब्दों में, आपका कम समय लेते हुए अपनी बात कह रहा हूँ। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता, माननीय प्रवक्ता जी ने जो डिफिनेशन दी है परिवारवाद की, वो बता रहा हूं। उनका कहना है कि जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके बच्चों को हम टिकट देते हैं, मतलब प्रभावशाली लोगों का परिवार का स्वागत है। अरे प्रवक्ता महोदय, ये बता दीजिए कि कम प्रभावशाली लोग हैं जो आज एक पार्टी खड़ी है पूरी की पूरी, आज 37 सीटों पे हम जीते हैं। आपकी बखिया उधेड़ दी है उत्तर प्रदेश में, 37 सीटें मिली है हमें, हमारे इसी कार्य पे मिली हैं, इसको आप परिवारवाद कहते हैं। हमारे इन्हीं तौर तरीकों पे मिली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष को पूरा देश प्यार कर रहा है, उत्तर प्रदेश प्यार कर रहा है। एक मिनट। अच्छी बात है, नेता वही होता है जो चुनाव जितवाता है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। ठीक जी, अखिलेश यादव ने चुनाव जितवाया, वो नेता बने। एक मिनट। लेकिन 2012 में किसने चुनाव जितवाया था कि वो मुख्यमंत्री बने थे? मैं उस पर आता हूं। उसी परिवारवाद की परिभाषा बता रहे हैं शांत प्रकाश जाटव जी, जिस पर आप आना नहीं चाह रहे। उस पर आता हूं मैं, बिल्कुल आता हूं। इतने ताकतवर नेता थे मुलायम सिंह यादव, इतना प्यार करता था उनका उत्तर प्रदेश कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। आज देश में उनको पद्म पुरस्कार मिला है और देश की जनता के कहने पे मिला है, किसी पार्टी ने नहीं दिया है। तो 2012 के बाद 17 में चुनाव क्यों हार गए आप? फिर 22 में भी जनता ने नकार दिया, क्यों? वही बात कह रहा हूं ना, 2017 में चुनाव हारने का कारण था इनकी गलतफहमी पैदा करना, इनकी अफवाह उड़ाना, इनका झगड़ा करवाया था आपके घर बोलना, महंगाई की मार, बहुत ही महंगाई की मार, बहुत ही महंगाई की मार। अशोक जी शांत प्रकाश जी जल्दी से रेट करना चाह रहे हैं। राहुल जी आ रहा हूं फिर आपके पास। उन जुमलों की वजह से एक मिनट, हम चुनाव नहीं जीत पाए। वो मंचों पर जो कुछ हुआ आपके घर में, अब छोड़िए उस बात को ना। अभी शांत प्रकाश यादव जी फिर उखेड़ने लगेंगे पुरानी बातें, आपको फिर पीड़ा होगी। सच्चाई ये है, इस समय डंका बज रहा है माननीय गृह जी का, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बज रहा है। ठीक है, शांत प्रकाश जी जल्दी से आप एक करिए, फिर राहुल जी और कमेंट आपका। आज एनडीए सरकार है जी। देखिए 2012 में हम टीवी डिबेट में बैठा करते थे और उस वक्त में आपने यानी समाजवादी पार्टी ने एक झूठा एक प्रचार चलाया कि मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे और मुसलमानों ने तब भी बहुत भरपूर आपको वोट किया और परिणाम क्या हुआ कि आपने 18 तो छोड़ो मतलब 0.18% भी उनके लिए कुछ चिंता नहीं करी, झूठ बोल करके आप चुनाव जीते। अरे आपको चिंता है, आप उनके लिए कर दीजिए ना, आप चिंतित हैं आज उनके लिए, आप कर दीजिए उनके लिए ना। और जो अभी आप बात कर रहे हैं ना कि अभी आप जो जीते वो आपके फर्जी कागज के कारण से जीते, झूठ बोल करके। तब आप जीते 18% का झूठा प्रलोभन दे करके, और अभी आप जीते हैं ये 8500 रुपए खटाखट करते हो। आज अभी हम जीते हैं जो गठबंधन है, कांग्रेस की जो सरकार है हरियाणा हिमाचल प्रदेश में, वो तनख्वाह नहीं दे पा रही। 2 महीने से कर्मचारी भुगत रहे हैं छात्र। सवाल बात का तुम पिछड़ा विरोधी 2 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे, आप लोग नहीं दे रहा पिछड़ा दलित। आज हाथ मल रहे हो, आज पिछड़े दलित से महरूम हो गए हो तुम जी। 2 महीने से हिमाचल प्रदेश में आपकी कांग्रेस जो गठबंधन है वो सरकार वो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही। राहुल जी रहेंगे, राहुल जी अभी धन्यवाद करा रहा हूं आपके पास, लागू करना चाह रहे थे। राहुल जी कांग्रेस के घर में आता है। एक मिनट कह रहे हैं कि बीजेपी में भागम भाग की बात कर रहे हो, लेकिन लाइव में कमेंट है, कह रहे हैं असली मजा तो कांग्रेस के घर में आएगा।
कह रहे जहां तो 100% तय होता है। नहीं, देखिए इनके कहने से क्या होता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और जो भी पार्टी जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, मुझे एक बात बताइए, गठबंधन में है। ये तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा हरियाणा में, क्योंकि जैसे उदाहरण के तौर पर राहुल गांधी हर चौक चौराहे पर, हर मोहल्ले में, हर गली में एक नारा लगा रहे, जातिगत झगड़ना, पिछड़ों को। अब हुड्डा पीछे हो गए और कुमारी शैलजा आगे हो गई। यहां तो नया गेम हो जाएगा। और ऊपर से तिवारी जी की पार्टी यानी कि पीडीए वाले फॉर्मूले को आपने लागू कर दिया और अखिलेश यादव ने बोला नहीं ये तो होना चाहिए, फिर हुड्डा जी क्या करेंगे? देखिए इंक्लूसिव राजनीति बहुत जरूरी है, सबको लेके चलना है। हाँ, इसमें कोई भी फॉर्मूला बनाइए, सारे के सारे सिटीजन्स को। तो इसलिए कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनते हुए हुड्डा और सुरजेवाला दोनों देखेंगे। अब ये तो देखिए, अब किसके बड़प्पन की बात है ये तो हम देखेंगे, ये तो समय बताएगा सर। ये मुझे पर्सनली कैसे मैं बता सकता हूँ? हाँ, वो ये तो वही डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जी मैं एक बात अपना तिलक जी रख लूं कि देखिए आपको भी पता होगा, स्वीपर की नौकरी का 4.25 लाख पोस्ट निकला है टेम्पररी। उसके लिए बता रहे हैं कि उसके लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी वाले भी हैं। राहुल जी आपकी सरकार में भी होता था, ऐसा नहीं है ना, मत बोलो कि वहां नहीं होता। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर एक धनोज जी, अभी वो विषय नहीं है ना, एक मिनट धनोज जी, क्या लग रहा है हरियाणा में ये खिलाड़ी भी आ गए अब तो मैदान में? देखिए सबको पहले से पता था कौन कौन मैदान में आएगा, लेकिन मेरा अलग कहना, समय कम है। मैं 30 सेकंड में इतना ही कह दूं कि भगदड़ हर जगह होती है, भगदड़ का असर भी होता है। वो विजेता होता जो भगदड़ पर विचार विमर्श कर ले, उनके लोगों से बात कर ले, क्योंकि भाजपा में आपने देखा होगा पहले भी भागले वाले नेता से पीएम साहब बात करते थे। आपको याद होगा, चाहे वो हिमाचल का हो चाहे कर्नाटक का, कहीं का भी हो चुनाव आपने देखा होगा ना। जो प्रभावशाली की बात अभी सत्यप्रकाश जाटव जी ने कहा कि प्रभावशाली लीडर का हर दल में इज्जत होता है, उनसे वार्तालाप होती है, क्योंकि समीकरण बिगाड़ना भी हुड्डा जी है ना। क्योंकि कांग्रेस को भली भांति पता है कि हुड्डा जी इनको मरोड़ के रख देंगे अगर हुड्डा जी के खिलाफ थोड़ा सा ये किया। अच्छा, क्योंकि जो भी खिलाड़ियों वाला कुछ असर पड़ेगा, खिलाड़ियों वाला फैक्टर कुछ? देखिए असर तो पड़ेगा ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी लोग अभी इनके योगेश्वर दत्त जी जो भाजपा के, वही कह रहा मुझे दूसरे जगह से लड़ने दो, असर तो पड़ता है चुनाव में। ठीक, शांत प्रकाश जी, असर पड़ता। अच्छा, फाइनल कमेंट ले रहा हूं शांत प्रकाश जी, ये हरियाणा में अब की बार कितने पार? तीसरी बार हम फिर सरकार बनाएंगे। नहीं, जैसे आप बताते हो ना 400 पार, 300 पार, 200 पार, इतने पार उतने पार, तो हरियाणा में कितने पार? हम इस बार सरकार बनाएंगे, तीसरी बार फिर सरकार बनेगी और वहां पर डबल इंजन की सरकार जो है काम करेगी, ताकि सर वो ठीक है, डबल इंजन की सरकार चलते रहे। आप बताने में क्यों हिचकिचा रहे हो? अब की बार कितने पार सरकार बनेगी बताया ना। पिछली बार तो आपके पास इतनी सीटें भी नहीं आई थी ना कि अकेले दम पे सरकार बना लेते आप। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अब की बार कितने पार? इस बार आएंगी हमारे पास में सीटें। नहीं, कितने पार सर? स्थिति में 90 में से कितने पार बना रहे? सरकार बना रहे। नहीं, सरकार तो बना रहे, कितने पार सर? ऐसा अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, और 5-7 दिन ये के बाद आपका 400 पार का नारा तब से आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया ये पार वाले मामले में। पहले तो आप लोग खुल के बोलते थे इतने पार उतने पार। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए, वैसे मैंने सवाल इसलिए पूछा शांत प्रकाश जी, आपको मुस्कुराते हुए देखना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आपका नाम जैसे है, आप उसी तरह से मुस्कुराते हुए इस डिबेट को, कार्यक्रम को अलविदा करें, क्योंकि आज आप नाराज हो गए थे हमसे। नहीं, नाराज नहीं, कभी नाराज नहीं। थैंक यू सो मच शांत जी, आपका भी, राहुल जी आपका भी, अशोक जी आपका भी, और धनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सियासत है, और सियासत के खेल में हरियाणा में अब असली दंगल शुरू हुआ है, और ये दंगल वही जीतेगा जिसमें होगा दम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।